आरोही के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटता है। सामने पापा को देखकर आरोही कुछ बोल नहीं पाती है कि तभी पापा उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। मम्मी जल्दी से सामान रखकर आगे बढ़ती हैं और पापा को रोकती हैं, लेकिन पापा पर तो जैसे शैतान सवार हो गया था। उन्होंने आरोही के बालों को हाथ से पकड़ा और दीवार पर 2-3 बार उसका सर पटक दिया। आरोही बोलती रही कि एक बार उसकी बात सुन लें, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। आरोही के सर से बहता खून भी। आरोही की मम्मी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, फिर भी 2-3 घूंसे वो उसके चेहरे पर मार देते हैं और कमरे की हर चीज़ उलट पलट कर चले जाते हैं। आरोही दर्द और पापा की बर्बरता से कराह रही थी। मम्मी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती हैं और उसके घाव को साफ कर दवा लगाती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। आरोही समझ जाती है कि वो उनकी नज़र में भी गुनहगार साबित हो चुकी है। आरोही का फ़ोन लेकर पापा अपने साथ चले गए और सबको सख्त हिदायत दी गई कि कोई उससे बात नहीं करेगा, ना ही उसे कमरे से बाहर निकालेगा, और जिसने ऐसा किया उसकी भी वही हालत होगी जो आरोही की है। एक हफ्ते से आरोही उसी कमरे में बंद थी। मम्मी पापा से छुप छुप कर उसे खाना देने और दवा लगाने आ जाती थीं, लेकिन बात अभी तक नहीं की थी। आरोही अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था कि बचपन से पापा उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों, ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन उनकी नफरत किस हद तक है ये उसे अपनी चोट देखकर एहसास हो गया था। और आज के बाद आरोही के मन में अपने पापा के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म हो गई थी। सर की चोट तो धीरे धीरे सही हो रही थी, लेकिन चेहरे और आंखों की सूजन अभी भी कम नहीं हुई थी। लगभग 15 दिन लग गए थे आरोही को पूरी तरह से ठीक होने में। इतने दिनों में आरोही की ऋषभ और उसके घर वालों से कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि फ़ोन तो पापा के पास था और उन्होंने उसे बंद करके रख दिया था। शादी को भी 15 दिन बचे थे और आज सुबह सुबह आरोही के पापा के पास ऋषभ का फ़ोन आता है कि वो ये शादी तोड़ रहा है। आरोही के पापा उससे कारण पूछते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख देता है। आरोही के पापा वापस फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। वो गुस्से में आरोही की मम्मी के पास आते हैं और उन्हें ऋषभ के फ़ोन कॉल के बारे में बताते हैं, और इस बात का भी जिम्मेदार आरोही और उसकी मम्मी को ठहरा देते हैं। तुमने ही मन बढ़ाकर रखा है इस लड़की का, कर लिया ना अपने मन की। यही चाहती थी ना तुम दोनों माँ बेटी कि ये शादी टूट जाए और समाज में मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहूं। लो, हो गया सब तुम लोग के हिसाब से। खुशी मनाओ, रखे रहो अपनी बेटी को अपने पास। कोई नहीं ब्याह करेगा अब इस लड़की से। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे सो अलग। कुछ देर ऐसे ही चिल्लाने के बाद वो बोलते हैं, उस लड़की से बोलो कि बात करे ऋषभ से और उसे मनाए, वरना अच्छा नहीं होगा। आरोही की मम्मी सोचती हैं कि अभी ही कौन सा अच्छा हो रहा उसके साथ। आरोही के पापा के जाने के बाद उसकी मम्मी ऋषभ से बात करवाने के लिए उसका फ़ोन ऑन करती हैं और ऋषभ के कई मिस कॉल और मैसेज देखकर फ़ोन आरोही के पास ले जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि ऋषभ से बात करके सारी बात सुलझाने की कोशिश करो। आरोही कुछ देर शांत बैठी रहती है, फिर उसकी मम्मी ही फ़ोन मिलाती हैं। फ़ोन बंद आता है। कई बार फ़ोन मिलाने पर भी फ़ोन बंद आता है, तो फ़ोन आरोही के पास रखकर जाती हैं और बोलती हैं कि फ़ोन मिलाती रहना। 2 दिन बीत गए, लेकिन ऋषभ या उसके घर वालों से कोई बात नहीं हो पाती है। अब आरोही के पापा ये निर्णय लेते हैं कि वो लोग ऋषभ के घर जाकर आमने सामने बात करेंगे। अगले दिन जाने की बात निश्चित होती है। अगली दोपहर लगभग 2:30 बजे आरोही अपने परिवार के साथ ऋषभ के परिवार वालों का इंतजार एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में कर रही होती है। होटल इसलिए कि पापा के दोस्त, जो कि ऋषभ के मामा हैं, उनसे आरोही के पापा ने उन लोग के शहर आने की बात बताई थी, तो उन्होंने घर के बजाय कहीं बाहर मिलने को बोला था, वरना आसपास के लोगों को बात बनाने का मौका मिल जाता। आधे घंटे के इंतजार के बाद ऋषभ का पूरा परिवार वहां आता है। आरोही के पापा बात की शुरुआत करते हैं कि भाई साहब, क्या गलती हो गई हमसे, जो आप लोग अब शादी के 10 दिन पहले शादी तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लड़की वाले हैं, कम से कम हमारी इज्जत का भी तो कुछ सोचिए। अब ऋषभ की माँ बोलती हैं कि हमें लगता है कि हम ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते हैं जो किसी और को पसंद करती है। ये सुनकर आरोही
और उसके परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आरोही समझ जाती है कि ये जरूर ऋषभ का ही किया धरा है। वो मन ही मन खुद को दोष देती है कि आखिर क्यों उसने किसी अजनबी पर भरोसा करके ये सब बातें कहीं। जब उसके घर वाले उसे नहीं समझते तो फिर वो भला क्यों समझेगा। ऋषभ की माँ आगे बोलती हैं कि वैसे भी आरोही खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती है और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। शादी से पहले ही उसने ऋषभ से ये बात बोली थी, लेकिन ऋषभ हम लोगों की खुशी के लिए ऐसी लड़की से शादी करने को भी तैयार था जो उससे नहीं किसी और से प्यार करती है। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी, मेरा बेटा उदास रहने लगा है और कितने दिनों से दोनों के बीच बातचीत भी बंद है। आरोही हमसे नहीं बात कर रही थी तो हमें लगा कि शादी की तैयारियों में व्यस्त होगी, लेकिन कितने ही दिनों से इन दोनों की बात भी नहीं हो रही। और एक दिन जब मैंने ऋषभ से उसकी उदासी का कारण पूछा तो बात टाल गया, लेकिन बहुत जोर देने पर उसने आरोही के बारे में बताया और तब हमने ये फैसला लिया कि ये शादी नहीं होगी। अब आरोही के पापा गुस्से में उसे घूरते हैं और बोलते हैं कि जी देखिए, नादानी में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, लेकिन आरोही खुद अब तैयार है इस शादी के लिए। चाहे तो आप खुद उससे पूछ लें। और फिर वो आरोही की तरफ देखते हैं। आरोही सर झुकाकर हाँ में सर हिला देती है, लेकिन ऋषभ के घर वाले अभी भी अपनी बात पर अड़े थे। तब आरोही के पापा गुस्से में उसे सबके सामने सबके पैर पकड़कर माफी मांगने को बोलते हैं। पापा का गुस्सा देखकर आरोही ऋषभ के परिवार वालों के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद आरोही के साथ उसका आत्मसम्मान भी गिरते देखकर ऋषभ के घर वालों को तसल्ली मिलती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। आज आरोही के पास जो स्वाभिमान था उसके पिता ने उससे वो भी छीन लिया था। आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे वो सबके हाथों की कठपुतली हो, जिसका जैसे मन किया वो वैसे ही नचा रहा था उसे। आरोही पूरी तरह से टूट गई थी और उसका विश्वास भी। अब शादी के कुछ ही दिन बचे थे और क्योंकि शादी का फंक्शन पिथौरागढ़ से हो रहा था, जो कि आरोही का ननिहाल और ऋषभ का पैतृक गांव था, इसलिए आरोही के घर में शादी के पूर्व की वो चहल पहल नहीं थी। हाँ, लेकिन हल्दी संगीत के फंक्शन लखनऊ आवाज से ही हो रहे थे। अब आरोही ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर जीना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसके दो चेहरे हो गए थे। एक वो जो दुनिया वालों और ऋषभ के घर वालों को दिखाने के लिए था, जिस पर हमेशा ही एक झूठी मुस्कान होती थी, और दूसरी वो जो रात को कमरे में एक कोने में आंसुओं से सराबोर रहता था, जिसकी किसी को भी फिक्र नहीं थी। ये शादी उसकी जिंदगी की खुशियों का सौदा था। एक बारगी उसका मन किया कि कुछ कर ही ले खुद को, फिर उसे भी फुर्सत मिल जाएगी इस जिंदगी से और उसके घर वालों को भी। लेकिन फिर मम्मी का सोचकर रुक जाती है। उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो लोगों को उसके परिवार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा और फिर पापा तो अपना सारा गुस्सा मम्मी पर ही निकालेंगे। नहीं, वो इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। शादी को हफ्ते भर ही थे। ऋषभ ने इस बीच आरोही के सामने वो सब करता जिससे आरोही के मन में उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाए। शादी के एक हफ्ते पहले वैलेंटाइन वीक ने उसे और भी अच्छा मौका दिया आरोही के सामने केयरिंग और लविंग पर्सन बनने का। हफ्ते भर हर रोज आरोही के लिए पार्सल आता, कभी फूलों का सुंदर गुलदस्ता, कभी चॉकलेट से भरा बॉक्स, कभी टेडी तो कभी कुछ। शादी के 3 दिन पहले उसने आरोही को लैपटॉप गिफ्ट किया, जिससे आरोही के साथ उसके हर एक फंक्शन को वो भी साथ एंजॉय कर सके। प्रॉमिस डे पर उसने आरोही से वादा किया कि शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी, और हाँ, जब तक आरोही नहीं चाहेगी वो उसके करीब भी नहीं आएगा। आज पहली बार आरोही को ऋषभ की बातें सच लग रही थीं। अब उसे थोड़ा तसल्ली मिली कि वो भी शायद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकेगी। ऋषभ को सच में उसकी खुशियों की परवाह है। वो ये सब सोच ही रही थी कि माही का फोन आता है। माही, कब तक आ रही हो यार तुम? अब कितने ही दिन बचे हैं शादी को। यार सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। यहाँ छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन कब से दी थी, लेकिन आज रिजेक्ट हो गई। पापा ने भी कॉलेज वालों से बात की, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि ऐसे हम हर स्टूडेंट को शादी अटेंड करने के लिए छुट्टियां देने लगे तो फिर हमारे यहाँ पढ़ाई कब होगी। बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बहुत मन है आने का। आरोही और माही दोनों कुछ देर फोन पर रोती रहती हैं
और फिर वादा करती है कि जैसे ही कॉलेज बंद होगा तो माही आरोही से मिलने जरूर आएगी। आज संगीत है। शाम होते ही मेहमान आने लगते हैं। आरोही ने ऋषभ का दिया हुआ गाउन पहना था, जो कि वाकई उस पर बहुत फब रहा था। आसमानी रंग का गाउन और गले पर सफेद रंग के बने फूलों ने उसकी शोभा और बढ़ा दी थी। आज आरोही ने अपने बाल खोल रखे थे, जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी गहरी काली आंखों में काजल अपनी गहराई की गवाही दे रहा था। हर किसी की नज़र उसे ही देख रही थी। आज महीनों बाद उसके चेहरे पर असली मुस्कान दिख रही थी। जब भी कोई परफॉर्मेंस होती, स्टेज पर वो सबको चीयर करती। मम्मी ये देखकर खुश थी कि आरोही कम से कम अपना फंक्शन एंजॉय कर रही है। फंक्शन काफ़ी देर रात तक चला। सबको वापस घर आने में देर हो जाती है। सुबह उनकी ट्रेन भी थी, इसलिए सब जल्दी जल्दी सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर में सब पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। आरोही के मामा जी ने शादी के लिए होटल और कैटरिंग की बुकिंग घर से कुछ ही दूर पर टखना रोड पर स्थित उत्सवगढ़ होटल में की थी, जो कि वहां का प्रसिद्ध होटल है, जिससे कि इस बार ऋषभ के घर वालों को कोई भी मौका ना मिले नाराज होने का। शाम को अक्षत और पापा वेन्यू पर तैयारियां देखने चले जाते हैं और घर पर मम्मी मामी जी के साथ काम में हाथ बटाती हैं। तो वहीं नानी आरोही को अपने साथ बिठाकर उसे समझाती हैं कि कैसे शादी के बाद किसी लड़की का जीवन बदल जाता है, उसे कैसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है आदि। आरोही भी नानी की गोद में सर रखकर सारी बातें सुन रही थी और फिर आखिरी में पूछती है कि नानी, त्याग और बलिदान और सामंजस्य ये सब शब्द क्या औरतों के लिए ही बने हैं, पुरुषों के लिए नहीं? नानी कुछ देर मौन रहती है और फिर कहती है, बिटिया, हम जिस समाज में रहते हैं उसका यही विधान है। पुरुष का गलत भी सही और स्त्री का सही भी गलत। और सुन, अपने ससुराल जाकर ऐसे तर्क वितर्क ना करना, जो जैसे बोले वैसे करना। शादी के बाद वही तेरा परिवार और वही तेरा घर हो जाएगा। आरोही थोड़ा तुनक कर बोलती है, अच्छा तो क्या अब आप लोग मुझसे रिश्ता खत्म कर लोगे? नानी हंसते हुए उसे गले लगा लेती हैं और बस इतना ही कहती हैं कि बेटियां तो पराई होती हैं। और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें देखकर आरोही की भी आंखें भीग जाती हैं और मम्मी और मामी की आंखें भी बरबसी बहने लगती हैं। तभी मामा जी आ जाते हैं। सभी अपनी आंखों की नमी छुपाकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आरोही भी कुछ बहाना बनाकर कमरे में चली जाती है। रात हो चली थी। सभी तैयार होकर होटल पहुंच रहे थे। कुछ देर में आरोही भी तैयार होकर आ जाती है। दुल्हन के लिबास में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बारात के आने का समय हो चुका था, इसलिए पापा, मामा जी, चाचा जी, अक्षत सभी उनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उनके कहे समय से 1 घंटा अधिक हो चुका था बारात का। अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। अक्षत आरोही के कमरे में आता है और आरोही से बोलता है कि दीदी, अब तो तुमने कोई नाटक नहीं किया है ना? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर आरोही गुस्सा हो जाती है। ये क्या तरीका है बात करने का? मम्मी दोनों को शांत कराती हैं और अक्षत को समझाती हैं कि ये दुनिया की पहली शादी नहीं है जिसमें बारात देर कर रही है। शादियों में सब होता रहता है, अपना दिमाग शांत रखो। तभी मामा जी का बेटा दौड़ कर आता है, अक्षत भैया जल्दी बाहर चलिए, फूफा जी आपको बुला रहे हैं। अक्षत जल्दी से बाहर की ओर भागता है तो देखता है कि सामने से बारात आ रही है। उसकी सांस में सांस आती है। सभी फूल मालाओं से बारातियों का स्वागत करते हैं और फिर द्वारचार की पूजा शुरू होती है। द्वारचार संपन्न होने के बाद ऋषभ को जयमाल के लिए स्टेज पर ले जाया जाता है। कुछ देर में आरोही भी स्टेज पर आती है और बैकग्राउंड में वही पुरानी जानी पहचानी धुन बजती है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ऋषभ एकटक आरोही को देखता रह जाता है। इसके बाद जयमाला के लिए दोनों ओर से लोग आकर खड़े हो जाते हैं और ऋषभ के दोस्तों से ऊपर उठा लेते हैं और आरोही बार बार जयमाल डालते डालते रह जाती है। अब उसने कोशिश ही करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद ऋषभ के दोस्त खुद ही उसे नीचे उतार देते हैं और जयमाला हो जाती है। अब वहाँ उपस्थित सभी लोग आकर दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की रस्म खत्म होने के बाद सभी खाना खाते हैं और फिर फेरों की तैयारियां होने लगती हैं। मंडप में बैठी आरोही
पीली साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस रंग का तेज भी कुछ ऐसा था कि वो सोने की तरह चमक रही थी। कुछ देर बाद ऋषभ भी मंडप में आता है और पंडित जी मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं। लावा परछाई के समय जब भाई को बुलाया जाता है तो सब अक्षत को ढूंढते हैं। वो घर से होटल और होटल से घर की दौड़ लगाया हुआ था। कुछ न कुछ रह ही जाता था कि उसे इतनी दौड़ भाग करनी पड़ रही थी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद वो जैसे ही आता है, ऋषभ की माँ उसे देखकर भड़क उठती हैं। तुम्हारी बहन की शादी है और ऐसे शुभ कार्य में तुम्हें यही काला रंग मिला था पहनने को? कि आप लोग को शुभ अशुभ रंग का कुछ भी नहीं पता? अक्षत और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगते हैं। आरोही के मामा जी आगे बढ़कर बात संभालते हैं। अरे बहन जी, आप नाहक ही इतना नाराज हो रही हैं। आजकल के बच्चे कहाँ ये सब मानते हैं। बच्चे नहीं मानते तो क्या, घर के बड़ों को तो पता होगा ना कि ऐसे शुभ मौके पर काले रंग को हमारे यहाँ कितना शुभ मानते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त निकल रहा है, फेरे करवाइए। ऋषभ के पापा और बाकी रिश्तेदार उन्हें समझाते हैं। वो चुप तो हो जाती हैं, लेकिन पूरी शादी के समय गुस्से में ही बैठी रहती हैं। रस्म पूरी होते ही अक्षत को पापा बुलाकर डांटते हैं और घर जाकर कपड़ा बदल कर आने को बोलते हैं। शादी की सभी रस्में पूरी होती हैं और फिर खिचड़ी की रस्म की तैयारी होने लगती है। आरोही को मामी और मम्मी विदाई के लिए कपड़े बदलने के लिए ले जाती हैं। तभी ऋषभ के घर वाले तुरंत विदाई कराने का बोलते हैं। अचानक ऐसे विदाई की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब क्या हो गया। आरोही के पापा बोलते हैं कि भाई साहब ऐसे जल्दी क्यों कर रहे हैं, शादी की सभी रस्में तो अच्छे से हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि शादी हो गई ठीक से, बस इतना ही बहुत है। अब हम अपनी बहू को विदा कराकर ले जाना चाहते हैं। आनन फानन में आरोही की विदाई कर दी जाती है। वो परिवार वालों से मिल भी नहीं पाती है। इन सब के बीच ऋषभ एक मूक दर्शक की तरह बैठा था और पूरे रास्ते वैसे ही बैठा रहता है। ऋषभ के पैतृक गांव पहुंचने पर नई दुल्हन का अक्षत और कलश के द्वारा गृह प्रवेश होता है। घर के छोटे बच्चे आरोही के आसपास घूम रहे थे कि एक बार उन्हें दुल्हन की झलक मिल जाए। सास का सख्त आदेश था कि घूंघट नहीं हटना चाहिए नई बहू के सर से। खैर, पूजा और रस्मों के बाद आरोही को आराम करने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है। आरोही कमरे को देखती है। एक एक सामान बहुत बारीकी से रखा था। तभी ऋषभ की छोटी बहन ईसा आती है। भाभी लीजिए, गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, खाकर आराम कर लीजिए, फिर शाम को आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। आसपास की औरतें आपको देखने और अपना आशीर्वाद देने आएंगी। आरोही का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था तो वो खाने को मना कर देती है। खा लीजिए भाभी, वरना कहीं भाई को पता लग गया कि आपने कुछ नहीं खाया तो हमें ही डांट पड़ेगी। आरोही कुछ नहीं बोलती है। किसी तरह दो कौर खाकर वो आराम करने चली जाती है। शाम को गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। ईसा आरोही को तैयार होने में मदद करती है। फिर मम्मी के बुलाने पर आरोही को लेकर आंगन में आती है। सभी औरतें आरोही का घूंघट हटाने का इंतजार करती हैं। मम्मी का इशारा पाकर ईसा ने आरोही का घूंघट हटा दिया। कुछ देर बाद सभी एक एक करके उसे अपना आशीर्वाद देती हैं और आरोही की सास को सुंदर बहू पाने की बधाई भी। लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं दिख रही थीं। शायद शादी में हुई बात वो अभी भी भूल नहीं पाई थीं। कुछ दिन बाद ऋषभ अपने परिवार के साथ वापस गढ़वाल आ जाता है, जो कि उसका अपना घर है। यहाँ आकर आरोही को पता चलता है कि शादी से पहले जिस बंगले की बात बताई गई थी वो झूठ थी। उस किराए के मकान में 2 कमरे और एक बरामदा था। किचन इतना बड़ा था कि 2 लोग खड़े हों तो फिर रास्ता ही बंद हो जाए। एक बाथरूम जो सभी शेयर करते थे। और तो और मामा मामी जी भी कुछ कारणों से अब उन्हीं लोगों के साथ रहते थे। आरोही को जो कमरा मिला था उसमें उसके सामान के लिए भी जगह नहीं थी। ऋषभ जानता था कि आरोही को इस सब में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो आरोही से बोलता है कि बहुत जल्द हम इससे बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आरोही, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ की चिंता कम कर देती है। आरोही धीरे धीरे अपने परिवार में घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है। वो सब करती है जिससे सब खुश रहें। सबकी पसंद के व्यंजन बनाना, अंताक्षरी खेलना,
सास के कहे अनुसार सुबह 4 बजे नहा धोकर पूजा करना। भले ही उस समय वो नींद से झूल रही हो, लेकिन वो उनका कहना कभी नहीं टालती थी। ऋषभ भी उसके इस व्यवहार से खुश था कि चलो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। ऋषभ की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। अगले दिन उसे देहरादून के लिए निकलना था, जहां उसकी नौकरी थी। रात में आरोही सारा काम निपटा कर ऋषभ की पैकिंग में उसकी मदद करती है। तभी ऋषभ उसके सामने एक बॉक्स बढ़ाता है। ये क्या है? आरोही पूछती है। तुम खुद देख लो। आरोही बॉक्स खोलती है तो उसमें कई तरह की चॉकलेट रहती हैं। आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन इतनी तरह की क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी पसंद है, तो सब तरह की ले आया। आरोही हंसने लगती है। मुझे सब पसंद है। अगले दिन ऋषभ देहरादून चला जाता है और उसके जाने के साथ ही आरोही की जिंदगी में कुछ नए बदलाव आते हैं। आज सुबह ईसा की फरमाइश आती है। भाभी, पास्ता खाने का मन हो रहा है, प्लीज आज नाश्ते में पास्ता बना दीजिए ना। तभी पूजा घर से सासू माँ की आवाज आती है। बहू, ये सब ना हमको पसंद है, न तुम्हारे पापा जी को, और मामा जी भी ये सब नहीं खाएंगे, तो हम लोगों के लिए आलू के पराठे बना देना। आरोही फटाफट किचन में घुसती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। पास्ता समय से तैयार हो जाता है, लेकिन पराठे बनाने में थोड़ी देर हो जाती है और सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। कुछ मिलेगा हमें भी खाने को कि नहीं? हमें भूखे ही मारना है। इतनी धीमे धीमे हाथ चलता है तुम्हारा। इतनी देर में तो हम पूरे घर का नाश्ता कराकर और भी काम निपटा लेते थे। अरे कुछ बना कि नहीं? आरोही जल्दी जल्दी नाश्ते की प्लेट लेकर उनके सामने आ जाती है। सॉरी मम्मी जी, वो 2 तरह का नाश्ता बनना था, तो बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। इतने में ईसा बोलती है। भाभी, आप काम नहीं कर पा रही हो तो बता दो, हम खुद ही बना लिया करेंगे अपने लिए जब कुछ खाने का मन करेगा। आरोही उसकी बात सुनकर दंग रह जाती है। दीदी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। आपका जो मन करे वो बताइए, हमने बनाने से थोड़ी ना मना किया है, लेकिन एहसान तो ऐसे ही जता रही हैं। तभी ऋषभ की माँ बोलती है कि जुबान तो बहुत तेज चलती है तुम्हारी, इतनी तेज हाथ भी चला लिया करो। आरोही कुछ नहीं बोलती और वापस किचन में चली जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ऐसा क्या बोल दिया उसने जो उसे सुनाया जा रहा है। लेकिन फिर उसे लगता है कि नाश्ते में देरी तो उसकी ही गलती थी और आगे से वो ये गलती नहीं होने देगी। पूरा दिन निकल गया, लेकिन किसी ने आरोही से ठीक से बात नहीं की। आरोही अपनी तरफ से कोशिश करती रही उन्हें मनाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह आरोही जल्दी जल्दी उठकर सारे काम निपटा लेती है और समय से सबका पसंदीदा नाश्ता भी तैयार कर देती है। नाश्ते के लिए जब सब डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो आरोही सबके सामने नाश्ते के साथ कॉफ़ी का कप आगे बढ़ा देती है, जिस पर स्माइली बना होता है। ये देखकर सबसे पहले ससुर जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि भाई लोग, अब तुम भी गुस्सा छोड़कर जरा स्माइल कर दो। देखो बहू, तुम लोग को मनाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। अब सासू माँ और ईसा एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुरा देती हैं। आओ बहू, तुम भी बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। सासू माँ बोलती हैं। आरोही चैन की सांस लेती है कि चलो अब सब खुश हैं। भाई कब आ रहे हैं? आप घर जल्दी आइए ना। मम्मी भी बार बार पूछ रही हैं कि आप कब आएंगे। ईसा फोन पर ऋषभ से पूछती है। चिंता मत करो, अगले ही हफ्ते आ रहा हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद ईसा फोन रख देती है और आकर मम्मी को बताती है कि अगले हफ्ते ऋषभ आ रहा है। ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं। इसी तरह आरोही के दिन कट रहे थे, सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते, जैसे वो अपने लिए जीना ही भूल गई थी। रात में सारे काम निपटा कर वो कमरे में आती है तो देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा था। स्क्रीन पर मम्मी लिखकर आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो तुरंत फ़ोन उठा लेती है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब कैसा है? यहाँ भी सब बढ़िया है। इसी तरह दोनों दिन भर का अपना हालचाल बताकर दोनों लोग फोन रख देती हैं। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सामने ईसा थी। भाभी, जब तक भाई नहीं है तब तक आपके साथ मैं सो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, इसमें आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ईसा जल्दी से अपनी बुक्स लेकर आरोही के पास आ जाती है। भाभी, बस थोड़ी देर मुझे पढ़ना है, फिर मैं लाइट बंद कर दूंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आरोही के पास नहीं बोलने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था,
जबकि थोड़ी भी रोशनी में वो सो नहीं पाती थी। खैर वो कोशिश करती है, लेकिन लाइट बंद होने के बाद ही उसे नींद आती है। आज वीकेंड पर ऋषभ घर आ रहा था। सासू माँ का आदेश था कि 2 दिन ऋषभ के ही पसंद का खाना बनेगा। ऋषभ आता है तो सब लोग उसे ऐसे घेर कर बैठ जाते हैं जैसे कितने सालों बाद वो घर आया हो। दोपहर को खाना खाने के बाद ऋषभ बोलता है कि शाम को सबको शॉपिंग पर चलने को। ईसा तो तुरंत ही हाँ बोल देती है। मामा मामी जी जाने से मना कर देते हैं तो फिर तय होता है कि सासू माँ, ईसा, आरोही और ऋषभ शॉपिंग के लिए जाएंगे। शाम को सभी तैयार होकर जाते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद ईसा को एक ड्रेस पसंद आती है जिसे लेने की जिद वो ऋषभ से करती है। ऋषभ आरोही और माँ को भी अपने लिए कुछ लेने को बोलता है, जिस पर माँ बोलती है कि आरोही को किसी नए कपड़े गहने की क्या जरूरत है, अभी तो शादी की कितनी नई नई साड़ियाँ और गहने रखे हैं। आरोही भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन सच में तो उसका भी बहुत मन हो रहा था कुछ नया खरीदने को। शादी से पहले कोई भी नया ट्रेंड आता तो उसका स्टॉक आरोही के पास जरूर होता था। नए नए कपड़े पहनने का उसे बहुत शौक था। वैसे शादी के बाद तो बहुत कुछ, या यूं कहें सब कुछ ही बदल गया था। पहले वो कितना बात करती थी, कभी कभी उसकी दोस्त उसे चिढ़ाती थी कि कभी बोलने के अलावा सुन भी लिया करो, लेकिन अब जरूरत होने पर ही वो बोलती है। काम करते हुए गुनगुनाना, स्क्रैचिंग करना, नई नई रेसिपी बनाना, कितने तरह के शौक थे जो कि अब कहीं खो गए हैं। आरोही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि ऋषभ उसे बुलाता है। आरोही यहीं रुकने का इरादा है क्या? आरोही चौंक कर देखती है तो ईसा और सासू माँ आगे जा चुकी थीं। वो भी जल्दी से उनके पीछे भागती है। फिर सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ भी आरोही की पसंद के बारे में कोई नहीं पूछता। वो भी चुपचाप वही खा लेती है जो ईसा और ऋषभ ऑर्डर करते हैं। इसके बाद सब घर आ जाते हैं। अगले दिन पूजा करते समय आरोही के हाथ से घी की शीशी छूट जाती है और आरोही के पैर में कांच का एक टुकड़ा चुभ जाता है, लेकिन कोई उस ओर ध्यान नहीं देता। उल्टा सासू माँ आरोही पर चिल्लाने लगती हैं और जरा सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वो उसके मायके वालों को भी नहीं छोड़ती और घंटों बैठकर सबको कोसती हैं। आरोही एक तरफ कमरे में बैठकर अपनी चोट पर मरहम लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहते रहते हैं। ऋषभ माँ को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक ये नाटक चलता रहता है। अगले दिन ऋषभ को वापस देहरादून जाना था और घर के माहौल को देखकर वो आरोही को समझाता है कि माँ दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से में ज्यादा बोल देती हैं। उनकी बातों को दिल से मत लगाना और जाकर उनसे माफ़ी मांग लेना। अभी भी आरोही के पैर में बंधी पट्टी उसे दिखाई नहीं देती है। आरोही भी उसे चोट के बारे में नहीं बोलती है और अपने काम में लग जाती है। अब घर में अक्सर ही किसी न किसी बात पर सासू माँ आरोही से नाराज हो जाती और फिर पूरा परिवार उसे खरी खोटी सुनाता और वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती। और तो और अब उसकी शिकायतें ऋषभ से भी होने लगी थीं। अब पति पत्नी की जब भी बातें होती तो बातें कम, झगड़े ज़्यादा होते थे। एक बार ऋषभ घर आया हुआ था और शाम को आरोही सबके कपड़े प्रेस करके रख रही थी। ईसा की अलमारी बंद थी तो वो आरोही को बोलती है कि दीदी आपके कपड़े प्रेस होकर रखे हैं, अलमारी बंद है इसलिए कपड़े बाहर ही रख दे रही हूँ, आप रख लीजिएगा। हैरत की बात देखिए, अलमारी आरोही के कमरे में थी, लेकिन उस अलमारी में उसके कपड़े या सामान रखने की कोई जगह नहीं थी। अभी भी उसका सामान उसी सूटकेस में था जिसमें वो शादी के समय लेकर आई थी। ईसा अलमारी की चाबी देकर उसे कपड़े अंदर रखने को बोलती है और अपना वहीं बगल में बैठकर पढ़ने लगती है। आरोही अलमारी खोलती है तो दंग रह जाती है। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। आरोही जगह ढूंढती है कि कपड़े कहाँ रखे और इसी कोशिश में अलमारी से सामान गिर जाता है और प्रेस किए हुए कपड़े भी। आरोही जल्दी जल्दी सब समेटने लगती है कि तभी ईसा आ जाती है और अपने कपड़ों को जमीन पर पड़ा देखकर नाराज हो जाती है और आरोही पर चिल्लाने लगती है, भाभी निकाल ली ना मुझसे भी दुश्मनी, बदला लेना खूब आता है आपको। उस दिन आपके घर वालों को उल्टा सीधा बोला तो उसका बदला आप इस तरह ले रही। और फिर ऋषभ को बुलाने लगती है, भाई भाई देखो अपनी बीबी की हरकतें, खुद ही कैसे मेरे सारे कपड़े ज़मीन पर फेंक दी हैं। अरे इन्हें अलमारी चाहिए थी तो हमसे बोल देती, हम खुद अपने कपड़े यहाँ से हटा लेते, लेकिन इस तरह से कपड़े फेंकने की क्या ज़रूरत थी।
आरोही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि कैसे ईसा ने बात ही बदल दी। फिर भी वो ऋषभ से बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है, ये सब गलती से हो गया। तभी ईसा की आवाज़ सुनकर मम्मी भी कमरे में आ जाती हैं और ईसा की तरफ से बोलने लगती हैं। कुछ देर इसी तरह से झगड़ा चलता है और फिर ऋषभ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो ईसा और माँ को बोलता है कि बस कीजिए, आप लोग बिना बात का बतंगड़ बना रही हैं, गलती से हो गया ये बोल रही है वो, फिर भी बिना मतलब का ड्रामा बना रही हैं। वाह भाई वाह, अब आप भी मुझे ही बोल रहे हैं जबकि गलती भाभी की है। ऋषभ गुस्से में बोलता है बस भी करो अब तुम लोग, और कमरे से बाहर चला जाता है। आरोही रोते हुए सारे कपड़े समेटने लगती है और ईसा और सासू माँ भी कमरे से बाहर चली जाती हैं। रात में ऋषभ कमरे में आता है तो आरोही गुमसुम बैठी रहती है और उसे देखते ही सोने का नाटक करने लगती है। ऋषभ समझ जाता है कि वो जाग रही है तो वो पूछता है खाना खाया। आरोही कुछ जवाब नहीं देती है। यार अब तुम तो मुंह बनाकर ना बैठो, तुम्हारी वजह से आज ईसा को भी डांट दिया, नाराज हो गई है, ऊपर से माँ भी नाराज हैं। अब आरोही उठकर बैठती है। मैं कुछ नहीं हूँ क्या इस घर की, जिसे देखो मुझे ही सुनाता रहता है, मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज के नाटक से। आखिर सबको दिक्कत क्या है मुझसे। ऋषभ कहता है गलती करोगी तो सुनने को तो मिलेगा ही। अच्छा तो सारी गलती मैं ही करती हूँ और कभी किसी की कोई गलती नहीं होती। ऋषभ चिढ़ जाता है। देखो अब तुम मसरू हो जाओ, ये रोज रोज का झगड़ा मेरी बर्दाश्त के बाहर है। और फिर भी दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगता है। आरोही भी गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। अब ऋषभ बहुत ही कम घर आता था क्योंकि उसे पता था कि घर आने पर वही सब बवाल होगा और ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर था और इसका कसूरवार भी सासू माँ ने आरोही को ठहरा दिया था। घर में क्लेश बढ़ता ही जा रहा था। ईसा और सासू माँ के मन में जाने क्या चल रहा था। उन्होंने ऋषभ के कान भरना शुरू कर दिए कि आरोही रात में किसी से फ़ोन पर किसी से छुप छुप कर बात करती है। एक दो बार तो ऋषभ बात टाल जाता है, लेकिन फिर उसके मन में भी शक घर करने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आरोही आशीष से तो नहीं बात करने लगी, और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आरोही से ये बात पूछ ली। आरोही को धक्का लगता है कि शादी के 5 महीने बाद भी ऋषभ को उस पर भरोसा नहीं है। उसे आखिर ऐसा क्यों लगता है। आरोही साफ इनकार कर देती है कि वो आशीष या किसी भी लड़के से बात नहीं करती है, लेकिन सक्का कीड़ा तो ऋषभ के मन में घर बना चुका था। वो आरोही पर भरोसा नहीं करता है और उसका फ़ोन छीन कर रख लेता है और बोलता है कि घर पर जब भी बात करनी हो तो मेरे फ़ोन से करना, और मैं ना रहूं तो माँ या ईसा के फ़ोन से कर लेना। आरोही ज़्यादा विरोध नहीं करती है क्योंकि उसे पता था कि वो सही है और एक दिन इन सबको भी उसकी बात पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ी रही थी और अंत में सासू माँ ऋषभ से बोलती हैं कि ले जाओ इसे, महीने भर अपने साथ रखो और खुद देख लो कि हम गलत बोलते हैं या सही, और इसके बाद ही तुम दोनों का रिश्ता बन या बिगड़ सकता है। उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे पासे फेंके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। अगले दिन आरोही और ऋषभ 1 महीने के लिए देहरादून चले जाते हैं और देखें तो उन्हें एक साथ वक्त बिताने और एक दूसरे को समझने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। आरोही भी मन ही मन सोचती है कि वो अब अपने और ऋषभ के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म कर देगी। उधर ऋषभ भी सोचता है कि एक बार आरोही पर फिर से भरोसा करके अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा और देहरादून आकर वो आरोही से वीकेंड पर मसूरी चलने की बात करता है। आरोही भी खुश हो जाती है। शादी के बाद ये पहली बार होगा जब वो कहीं घूमने जा रही होगी। वो बस वीकेंड का इंतजार करती है। हाँ, यहाँ आकर एक बात और अच्छी हुई थी कि ऋषभ ने उसे उसका फ़ोन लौटा दिया था। अब वो कम से कम माही और मम्मी से आराम से बात कर सकती थी और मम्मी से भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि उसका फ़ोन ख़राब है, इसलिए वो दूसरों के फ़ोन से बात करती है। कुल मिलाकर उनका यहाँ आना अभी तक सही निर्णय लग रहा था। आज की सुबह आरोही और ऋषभ दोनों के लिए एक नई उम्मीद की सुबह थी। वो दोनों ही अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे। उसके लिए दोनों तैयार भी थे। ऋषभ आरोही को बोलता है कि 8 बजे टैक्सी आ जाएगी तो समय से तैयार रहना, और फिर नहाने चला जाता है। आरोही भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर तैयार होने लगती है।
टैक्सी अपने टाइम से आ जाती है और आरोही ऋषभ भी तैयार हो जाते हैं मसूरी सफ़र के लिए। ऋषभ टैक्सी में बैग रखता है और सामने दुकान से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता है और टैक्सी में बैठ जाता है। यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। दोनों रास्ते में ज़्यादा बात तो नहीं करते क्योंकि दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या बात करें। बस विंडो से बाहर कभी लोगों से भरे रास्ते देखते तो कभी सुंदर नज़ारे और कब वो मसूरी में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। ऋषभ ने पहले से होटल बुक कर रखा था ताकि वहां पहुंचकर होटल ढूंढने में झंझट ना रहे और समय भी बच जाए। फटाफट वो लाइब्रेरी रोड स्थित अपने होटल पहुंचते हैं और चेक इन करने के बाद केम्प्टी फॉल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। होटल से केम्प्टी फॉल लगभग आधे घंटे दूर था। अभी 10 ही बज रहे थे और केम्प्टी फॉल के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक था, इसीलिए इन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी। ड्राइवर ने कोई पहाड़ी गाना चलाया हुआ था जिसके शब्द तो दोनों की समझ से बाहर थे, लेकिन गाने की धुन मन को भा रही थी। पहाड़ी रास्तों पर ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे किसी हाईवे पर हो। आरोही का ये पहला हिल स्टेशन का सफ़र था तो वो काफ़ी उत्साहित भी थी। ऋषभ गाड़ी के फ्रंट मिरर में चुपके चुपके आरोही को देख रहा होता है। तभी ड्राइवर की निगाह ऋषभ पर पड़ जाती है। साहब जी, नई नई शादी, हनीमून पर आए हो आप लोग? ऋषभ हकबका जाता है। नहीं नहीं, हनीमून नहीं, हम तो बस ऐसे ही घूमने आए हैं। आरोही भी थोड़ा थोड़ा शर्मा जाती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। केम्प्टी फॉल पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, खासकर गर्मियों में तो दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। बहुत समय से निकल लिए आप लोग साहब जी, अभी यहाँ पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी? नहीं तो जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। ड्राइवर की बात सही थी, पार्किंग में अभी काफ़ी जगह थी। ये लोग टैक्सी से उतरकर वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे दोनों फॉल के पास पहुंचते हैं, जगह की नमी और ठंडक का एहसास किया जा सकता था, जो कि बहुत ही सुकून देने वाली थी। ये जगह मसूरी के मुख्य स्थलों में से एक है, जो 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। ये 40 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए 5 झरनों में से सबसे बड़ा है। कुछ देर आरोही और ऋषभ पानी में पैर डालकर बैठकर आसपास लोगों को देखते हैं। ज़्यादातर ये नए शादीशुदा जोड़े ही दिखते हैं जो अपने में ही खोए थे। थोड़ी देर बाद न जाने आरोही को क्या सूझता है और वो ऋषभ से झरने के नीचे चलने को बोलती है। पहले तो ऋषभ मना करता है, लेकिन जब आरोही जोर देकर कहती है कि हम एंजॉय करने ही तो आए हैं, यूं बैठकर दूर से कौन सा एंजॉय कर पाएंगे, तो फिर ऋषभ भी उसके साथ चल देता है। झरने के नीचे पहुंचकर एक अलग ही एहसास होता है। झरने से गिरते पानी की आवाज़ के आगे आपको और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। ऊपर से गिरते ठंडे पानी में भीगने के बाद ऐसा लगता है कि मानो आपके मन की सारी परेशानी, चिंता, सब कुछ उस पानी से धुल जा रहा हो। आसपास की दुकानों पर लोग तेज गाने चलाए हुए थे, जो कि इस रोमांच में एक नया रंग भर दे रहा था और लोगों को झूमने पर मजबूर। आरोही भी मस्त होकर झूमने लगती है और ऋषभ दूर से उसे देखकर मुस्कुराता है। लगभग आधे घंटे बाद ऋषभ आरोही को चलने को बोलता है। अरे थोड़ी देर और रुकते हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। ऋषभ आरोही को समझाता है, पहली बात कि ज़्यादा देर भीगे रहे तो तबीयत बिगड़ जाएगी दोनों की, फिर हम समय से वापस हो जाएंगे तो और भी जगह घूम लेंगे। मन मारकर आरोही बाहर आ जाती है। कपड़े बदलने के बाद वही एक स्टॉल पर दोनों गर्मा गर्म चाय पीते हैं। वैसे भी अक्टूबर की ठंड में नहाने के बाद दोनों को इसकी जरूरत भी थी। चाय खत्म करके वो लोग वापस अपने दूसरे टारगेट मतलब कि कंपनी गार्डन के लिए निकल देते हैं। कंपनी गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती थी। यहाँ लगभग 800 किस्म के फूल और वनस्पति थे। जिधर भी देखो एक से एक फूलों की किस्में थीं। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध ने आरोही और ऋषभ का मन मोह लिया था। वहीं एक ग्रीन हाउस भी था, जहां से आप अपनी यादों के रूप में उन खूबसूरत फूलों को घर भी ले जा सकते थे। ऋषभ और आरोही भी वहां से याद की तौर पर फ्रीसिया का एक पौधा लेते हैं, जिसमें गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल खिले होते हैं। बाग के आगे के भाग में मानव निर्मित झील बनी थी, जिसमें लोग नौका विहार कर रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक झरना था, जहां पर लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। आरोही ऋषभ घंटों बाग में घूमते रहते हैं। अब उन्हें भूख का एहसास होता है।
पहले आरोही ही बोलती है कि सिर्फ घूमने का ही इरादा है या पेट पूजा भी होगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लग गई है। अब कुछ खाने के बाद ही आगे का सफ़र करेंगे। और फौरन दोनों कंपनी बाग के बाहर निकलकर लंच के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। ड्राइवर बताता है कि कुछ दूर पर ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ का लोकल फूड बहुत फेमस है। तो ऋषभ ड्राइवर को वहीं चलने को बोलता है। टैक्सी आकर रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। बाहर से तो जगह अच्छी थी, बस अब दोनों को अच्छे खाने की उम्मीद थी। उन्होंने वहाँ का लोकल फूड ही ऑर्डर किया। सिसुनक साग, कप्पा कमौनी, आलू की सब्जी, चपाती और चावल। ड्राइवर भैया सही कह रहे थे, काफ़ी टेस्टी है यहाँ का खाना। आरोही बोलती है, ये शायद हमें इतनी भूख लगी थी कि हमें सब टेस्टी ही लग रहा। आखिरकार खाते हुए ऋषभ कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर पूछता है कि अब कहाँ चलें। ऋषभ घड़ी में समय देखता है, 3 बज रहे थे और इससे आगे जहाँ भी जाना था वो जगह दूर थी और शाम को सब बंद भी हो जाती हैं। तो ऋषभ वापस होटल चलने को बोलता है क्योंकि उसमें भी अभी 2 घंटे से कम नहीं लगने वाले थे। ड्राइवर टैक्सी वापस होटल की तरफ मोड़ देता है और फिर से पहाड़ी गीत चला देता है, जिसे सुनकर आरोही और ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरोही मन ही मन सोचती है कि असली ऋषभ है जो अपने परिवार के सामने मुझे कुछ भी नहीं समझता। परिवार वालों के कह देने पर मुझ पर शक करने वाला, या जो पिछले 2 दिन से मेरे साथ है, जिसे मेरी फिक्र है, जो बोलता कम है लेकिन फिर भी उसकी बातों से वो प्यार दिखता है, या फिर वो प्यार सिर्फ बातों में ही है, क्योंकि बातें तो वो शादी से पहले भी बहुत अच्छी अच्छी करता था कि सारे वादे भी किए थे लेकिन एक भी नहीं निभाया। फिर आरोही अपने विचारों को रोकती है। आरोही, तू अपने रिश्ते को नया मौका दे रही है तो फिर पुरानी बातों के बारे में क्यों सोच रही है। उधर ऋषभ भी अपने में खोया रहता है। पता नहीं इस सफ़र के ख़त्म होने के साथ हमारे बीच सब ठीक हो पाएगा या नहीं। उधर ऋषभ भी अपने में खोया रहता है। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा आरोही को एक मौका और देकर। कहीं सच में वो अभी भी। साहब जी, होटल आ गया आपका। ड्राइवर की आवाज़ से ऋषभ अपने ख्यालों से बाहर आता है। कब 2 घंटे का सफ़र बीत गया उसे पता ही नहीं चला। दोनों होटल पहुंचकर थोड़ी देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद दोनों उठते हैं तो ऋषभ आरोही से पूछता है कि वॉक पर चलना है। आरोही पूछती है, कहाँ? अरे चलो तो, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगेगा। दोनों तैयार होकर निकल जाते हैं। माल रोड की सैर पर शॉपिंग और खाने के शौकीन लोगों के लिए ये बढ़िया जगह और कह सकते हैं कि शहर की व्यस्ततम जगह, जहां शाम होते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। सड़क किनारे जगह जगह आपको मैगी मोमोज के स्टॉल दिख जाएंगे जिस पर युवाओं की अच्छी खासी भीड़ होती है। ऋषभ और आरोही भी टहलते हुए एक मोमोज के स्टॉल पर रुकते हैं। शाम ढलने के साथ ही मौसम ठंडा होता जा रहा था और उस पर गर्म गर्म मोमोज का मजा ही कुछ और था। चटनी बहुत तीखी थी और ये सब तीखा बिल्कुल भी नहीं खा पाता था, लेकिन आरोही के सामने दिखा रहा था कि उसे तीखा नहीं लग रहा था। लेकिन आखिरी में उसकी आंखें और चेहरा लाल हो जाता है। वो पानी ढूंढता है लेकिन वहाँ कहीं पानी नहीं मिलता। ऋषभ की हालत देखकर आरोही को हंसी आ जाती है। फिर उसे एक आइसक्रीम पार्लर दिखता है। वो इशारा करती है उधर। दोनों भागकर जाते हैं और फिर आइसक्रीम खाने के बाद ही ऋषभ को राहत मिलती है। आरोही उसका बहुत मज़ा लेती है। कहीं भी मोमोज स्टॉल दिखता तो आरोही ऋषभ से ज़रूर पूछती है, खाएं क्या? और ऋषभ चिढ़ जाता है। इसके बाद दोनों घर वालों के लिए थोड़ी शॉपिंग करते हैं। ऋषभ ने आरोही के लिए एक शॉल खरीदा था। शादी के बाद का पहला गिफ्ट। आरोही को भी शॉल पसंद आती है। वो भी ऋषभ के लिए एक मफलर लेती है जिसे ऋषभ तुरंत ही पहन लेता है। इसके बाद घूमते हुए वो वहीं एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और होटल के लिए चल पड़ते हैं। दोनों बुरी तरह थक गए थे लेकिन दोनों ने आज का दिन बहुत एंजॉय किया। अब दोनों बैठकर अगले दिन कहाँ कहाँ घूमना है इसकी प्लानिंग करते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद आरोही और ऋषभ अपने नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहली मंजिल उनकी भट्टा फॉल थी जो कि मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। आज टैक्सी वाले ने पहाड़ी गीत न चलाकर कुछ पुराने गीत चलाए थे। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात ना हो।
आरोही और ऋषभ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। साहब जी, आज आपके लिए ढूंढकर हिंदी गाने लाए हैं। आपको वो पहाड़ी गाने समझ नहीं आ रहे थे? कल हम देखे थे। कैसा लगा हमारा कलेक्शन? बहुत ही बढ़िया। लेकिन पहाड़ी गाने भले ही हम समझ नहीं पा रहे थे, उसकी धुन बहुत ही अच्छी थी, ऋषभ बोलता है। ये सुनकर ड्राइवर भैया के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। बातों ही बातों में कब वो भट्टा फॉल पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। भट्टा फॉल भट्टा नाम के गांव में स्थित था, जहां तक 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। ड्राइवर पास ही टैक्सी पार्क कर देता है और फिर आरोही और ऋषभ पैदल निकल पड़ते हैं। गांव के कच्चे पथरीले रास्ते पर चलते हुए एक अलग ही एहसास हो रहा था। बच्चे लोगों के आने जाने से बेफिक्र आपस में खेल रहे थे। कुछ महिलाएं पुरुष अपने घर की चौखट पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे और उन्हें आगे का रास्ता बताकर मदद भी कर रहे थे। कुछ देर में वो भट्टा फॉल पहुंच जाते हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य था वहां का। ऊंचाई से गिरता झरने की वजह से कई तालाब बन गए थे। प्रमुख झरने के पास सहवाल का डेरा था, लेकिन तालाब में पर्यटक वाटर गेम्स का भरपूर मजा ले रहे थे। आरोही जैसे ही ऋषभ की ओर देखती है, वो पानी में जाने से मना कर देता है। इसलिए दोनों थोड़ी देर वहीं घूमकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करके वापस आ जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद ऋषभ बोलता है, यार पहले लंच करते हैं, उसके बाद ही अब घूमेंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है। आरोही भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर ड्राइवर टैक्सी रेस्टोरेंट की ओर मोड़ देता है। पेट पूजा के बाद ये लोग गन हिल पॉइंट की ओर कूच करते हैं। गन हिल मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। संकरी और घुमावदार पहाड़ियों पर टैक्सी बहुत ही आराम से आगे बढ़ रही थी। इस घुमावदार पहाड़ियों के कारण आरोही का सर चकरा रहा था। ऋषभ उसे बोलता है कि तुम आंख बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करो, बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन आरोही की ये कोशिश भी नाकाम रही। उसे मोशन सिकनेस हो रही थी और गनहिल पॉइंट पर पहुंचते ही आरोही ने खाया पिया सब उलट दिया था। ऋषभ, क्या यार तुमने ये क्या कर दिया? चलो अच्छा ये लो पानी पी लो। और आरोही की तरफ पानी बढ़ा देता है। आरोही पानी के छींटे मुंह पर मारती है और थोड़ा पानी पीती है। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठी रहती है। तबीयत कुछ सही लगने पर वो आगे बढ़ते हैं। गन हिल का मुख्य आकर्षण वहाँ का रोपवे की सवारी थी। ऋषभ भी टिकट लेने के लिए लाइन में लगता है। लाइन काफ़ी लंबी थी। घंटे भर बाद उनकी बारी आती है। जैसे ही वो कार रोपवे में बैठते हैं, ऋषभ आरोही से बोलता है, अगर डर लगेगा तो आंखें बंद कर लेना। आरोही बोलती है कि उसे तो यहाँ से शहर की खूबसूरती देखनी है। हाँ, अगर उसे डर लगे तो वो आंखें बंद कर सकता है। कुछ ही सेकेंड में वो हवा में होते हैं। शहर की इमारतें, रास्ते सब खिलौने की तरह छोटे छोटे लग रहे थे और हिमालय की पहाड़ियों की खूबसूरती तो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। सफ़ेद बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ एक अलग ही दुनिया की गवाही दे रही थीं। कुछ ही मिनटों में वे लोग पहाड़ी के उस पार थे। अपने चारों ओर सुंदर नज़ारों को आरोही ऐसे देख रही थी कि मानो उन सबको हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। यहाँ पर बहुत कुछ करने को था। लोगों के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे खेलों की दुकान थी। बच्चों के लिए मीरा गो राउंड भी था। इसके अलावा गनहिल के सुंदरतम दृश्य को देखने के लिए दूरबीन भी थी। और जिसने आरोही और ऋषभ का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा था, वो था मैगी का स्टॉल। आरोही ऋषभ की ओर देखती है, चलें, हमें उसी घुमावदार रास्ते से वापस भी जाना है। आरोही को चिढ़ाते हुए ऋषभ बोलता है, कोई बात नहीं, अभी मैगी का मजा लेते हैं, तब की तब देखेंगे। आरोही बोलती है और फिर दोनों मैगी का स्वाद लेने चल देते हैं। इसके लिए भी उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनके जैसे बहुत से मैगी लवर्स थे और फिर इंतजार का स्वादिष्ट फल उन्हें मिलता है। ऋषभ देखता है कि कुछ घंटों में सूर्यास्त हो जाएगा और ये नज़ारा देखने के लिए उन्हें लाल टिब्बा पहुँचना था। इसलिए वो लोग फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ घंटों का रास्ता था और इस बार आरोही पूरे रास्ते नींद के आगोश में थी। लाल टिब्बा मंदिर पहुंचकर ऋषभ उसे जगाता है। यहाँ पहुंचकर आरोही पूछती है कि ये लाल टिब्बा क्यों कहते हैं ऐसे। तब ऋषभ उसे बताता है कि यहाँ पहाड़ियों को टिब्बा बोलते हैं, तो कह सकती हो कि ये लाल पहाड़ी है। ये मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है और एक समय में यहाँ पर ब्रिटिश शासन था।
लेकिन अब यहाँ भारतीय सैन्य सेवाओं का कब्जा है। इसके अलावा यहाँ दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का भी टावर है। यहाँ पर सूर्यास्त देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ थी। यहाँ पर एक जापानी दूरबीन भी थी जिससे लोग आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते थे। सूर्योदय की तरह ही सूर्यास्त का दृश्य भी मन में एक अलग ही रोमांच भर देता है। ऐसा लग रहा था कि सूर्य हिमालय की उन पहाड़ियों के पीछे कहीं आराम करने लगा है और फिर सुबह अपनी उजली किरणों के साथ दुनिया को रोशन करने आ जाता है। कुछ देर दोनों वहीं बैठते हैं। थोड़ी देर चुप्पी तोड़ते हुए ऋषभ बोलता है, हम बाकी शादीशुदा जोड़े की तरह क्यों नहीं हैं? शादी को 5 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। हम दोनों के बीच क्या सब ठीक नहीं हो सकता? आरोही बिना ऋषभ की तरफ देखे ही बोलती है, अगर गलती हमेशा किसी एक की रहेगी तो शायद मुश्किल है। ऋषभ उसका इशारा समझ जाता है। मुझे पता है कि हमेशा किसी एक की गलती नहीं होती, लेकिन किसी एक के भी चाहने से झगड़े को खत्म किया जा सकता है। तो आप चाहते क्या हैं? कि मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं तो मैं चुप रहूं? तो वो भी तो रहकर देख लिए, तो वो लोग मेरे मायके बालों को उल्टा सीधा बोलने लगे। छोटी छोटी बात को इतना बड़ा कर दिया जाता है जैसे जाने कौन सा अपराध कर दिया हो। और अब तो मेरे भी बर्दाश्त की हद हो गई है। आप भी उनकी बातों में आकर मुझ पर शक करने लगे हैं। इतना कहते कहते आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछती है। ऋषभ कुछ बोलने ही जाता है कि आरोही आगे बढ़कर टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। ऋषभ भी आगे बढ़कर टैक्सी में जा बैठता है और ड्राइवर को होटल चलने को बोलता है। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। होटल पहुंचकर वो सामान पैक करके देहरादून के लिए निकल लेते हैं। ड्राइवर भी उन दोनों के बीच खामोशी देखता है तो गाना चला देता है, वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं, मगर बात करने को जी चाहता है। अगले दिन ऋषभ ऑफिस के लिए तैयार होता है। आरोही रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए समय से उसकी आंख नहीं खुल पाती है। जब वो उठती है तो ऋषभ ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। आरोही जल्दी से उठकर किचन की तरफ नाश्ता बनाने के लिए भागती है। अरे 5 मिनट रुकिए, मैं कुछ बना देती हूँ। लेकिन ऋषभ बिना कुछ बोले ही निकल जाता है। आरोही सोचती है कि नाराजगी तो मुझे दिखानी चाहिए, तो ये भला क्यों मुँह फुलाए हैं। आरोही सब काम निपटा कर मशीन में कपड़े धुलने को डाल देती है और फिर मम्मी को कॉल करती है। हेलो आरोही बेटा, कैसी हो? फ़ोन ठीक हो गया क्या तुम्हारा? आरोही झूठ बोलती है। हाँ मम्मी, ऋषभ ठीक करवा दिए। अच्छा आप गेस करो कहाँ हूँ मैं? मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? हाँ, घूमकर आ भी गई। पता है मसूरी बहुत ही सुंदर जगह है। हम 2 दिन के लिए गए थे घूमने, बहुत मज़ा आया। और पता है, आरोही आगे कुछ बोलती कि मम्मी उसकी बात काट देती हैं। तो इस समय कहाँ है तू, जो इतनी तेज तेज बात कर रही? तेरे सास ससुर नहीं है क्या घर पर? आरोही हंसती है। नहीं, 1 महीने के लिए मैं देहरादून आ गई हूँ इनके साथ। चलो अच्छा है, कुछ दिन तुम लोग भी एक दूसरे के साथ रह लोगे। जी मम्मी। और बताइए घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक हैं। चल तेरे पापा बुला रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। ठीक है मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। आरोही फ़ोन रख देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। अब उसे भूख लग रही थी, लेकिन अपने लिए क्या बनाए कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी मशीन की आवाज़ से उसे याद आता है कि वो कपड़े धुलने के लिए लगाई थी। वो मशीन से कपड़े निकालकर छत पर सुखाने जाती है। बगल के घर की पड़ोसन बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। उनके साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी जो वहीं धूप में खेल रही थी। आरोही कपड़े डाल रही होती है, तभी पड़ोसन बोलती है, पहले देखा नहीं आपको यहाँ? जी कल ही रात आए हैं हम। पड़ोसन अब भी कुछ सवाल भरी नज़रों से आरोही की तरफ देख रही होती है। ओह, मैंने अपने बारे में तो आपको बताया नहीं। जी मैं आरोही और मेरा नाम अंकिता है। हम यहाँ 3 साल से रहते हैं। कभी आपको देखा नहीं था तो बस उत्सुकता बस पूछ लिया, बुरा नहीं मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जी अभी तक मैं ससुराल में रहती थी, तो आप देख भी कैसे पाती मुझे? ससुराल? पड़ोसन को थोड़ा झटका लगता है। हाँ ससुराल, आप इतना क्यों हैरान हो गई? अरे नहीं, भाई साहब की शादी भी हो गई है, ये हमें पता नहीं था। कितना समय हो गया? बस 5 महीने होने वाले हैं। अच्छा जी, शादी की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आरोही मुस्कुरा देती है।
तभी पड़ोसन की बच्ची रोने लगती है और वो चली जाती है। आरोही भी नीचे आ जाती है। भूख से उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वो फटाफट सैंडविच और कॉफ़ी बनाती है। तभी उसे ऋषभ का ध्यान आता है कि पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। वो फ़ोन उठाती है और ऋषभ को फ़ोन मिला देती है। उसे लग रहा था कि शायद वो फ़ोन ना उठाए, लेकिन ऋषभ फ़ोन उठा लेता है। हाँ, क्या है बोलो, आरोही पूछती है। कुछ खाया आपने? पहले तो ऋषभ कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है कि हाँ, तुम भी अपने लिए कुछ बना लेना, और फिर फ़ोन रख देता है। आरोही को राहत मिलती है कि चलो अब मैं भी आराम से बात कर सकती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। इधर पड़ोसन अंकिता की भी आरोही से दोस्ती हो जाती है। दोनों अक्सर छत पर मिलती तो घंटों बातें करती। इस बीच आरोही और ऋषभ के रिश्ते में कोई खास सुधार नहीं हुआ था और कारण वही पुराना था, ऋषभ का आरोही पर शक करना। वो दिन भर में 2-3 बार फ़ोन करके चेक करता था कि कहीं वो बिजी तो नहीं बता रहा, कहीं वो मौके का फ़ायदा उठाकर आशीष से बात तो नहीं करती है। ईसा और उसकी माँ अभी भी ऋषभ के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आज शाम में ऋषभ का फ़ोन आता है कि ऑफिस में आज एक पार्टी है तो वो लेट आएगा, इसलिए आरोही खाने पर उसका इंतजार ना करे। आरोही बहुत बोर हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी माही का फ़ोन आ जाता है। हेलो आरोही जी, कैसी हैं आप? आप तो दोस्तों को भूल ही गईं। माही ताने कसती है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस वो फ़ोन नहीं कर पाई। लेकिन मैंने तो कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, तब तो तेरा फ़ोन बंद था। इतना कहाँ बिजी थी कि फ़ोन ही नहीं ऑन किया जा रहा था तुझसे। माही आरोही को छेड़ते हुए बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस। आरोही शांत हो जाती है। आरोही, आवाज़ आ रही है तुझे मेरी? हेलो आरोही। हाँ, आ रही है आवाज़। तू बोल क्यों नहीं रही थी? हाँ तो बता ना, तू क्या हुआ? इतने दिन से फ़ोन क्यों बंद था? आरोही, तू ठीक तो है ना? अब आरोही से रहा नहीं जाता। वो घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन माही से तो अपने मन की बात बता ही सकती थी। यार, क्या क्या बताऊं तुझे, मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से। सासू माँ और ईसा दीदी को पता नहीं क्या दिक्कत है मुझसे। शादी के महीने भर तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ सबका स्वभाव ही बदल गया। छोटी छोटी बातों पर बवाल करने लग जाते थे। कोई गलती हो जाए तो मेरे घर वालों को भी अपशब्द कहने लगते थे। और अब तो हद हो गई है। इन लोगों ने ऋषभ के मन में शक बैठा दिया है कि मैं आशीष से बात करती हूँ, और इसीलिए आशीष ने मेरा फ़ोन अपने पास रख लिया था। आरोही अपने मन का सारा गुबार निकाल देती है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या वो नहीं चाहती कि उनके बेटे बहू खुश रहें? चाहती होती तो ये सब ना करती। ये बता कि तू इतने आराम से ये सब बात कैसे कर ले रही? घर पर कोई है नहीं? मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। मैं कुछ दिनों से देहरादून में हूँ। ऋषभ के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का मौका दिया है सासू माँ ने, तो कुछ बात बनती अगर हर रोज फ़ोन करके वो बेटे को भड़काती ना रहती। एक तरफा कोशिश कब तक करूं मैं? माही उसे समझाती है। जब तुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठा, और फिर तू गलत है नहीं तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने ऋषभ का विश्वास जीत लिया तो फिर भले ही तेरी सास और नंद कुछ भी कहें, वो भरोसा नहीं करेगा। आरोही को भी माही की बात सही लगती है। हाँ, मैं कोशिश करती रहूँगी। और लखनऊ कब आ रही है ये बता? अभी तो कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वहीं फाइनल के एग्ज़ाम के समय आऊँ। चल ठीक है, जल्दी आ जा, बहुत मन हो रहा है तुझसे मिलने का। हाँ, मेरा भी। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आती है। चल माही, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय। फ़ोन रखकर आरोही दरवाज़ा खोलती है तो सामने अंकिता खड़ी थी, गर्मा गर्म पकौड़े। मैंने सोचा आज मौसम इतना बढ़िया है तो क्यों ना पकौड़े बनाए जाएं, लेकिन मज़ा तो साथ में ही खाने का है, तो तुम्हारे पास ही आ गई। बहुत अच्छा किया, आइए अंदर आइए। अरे, ये क्यूट बेबी का नाम क्या है? आरोही बच्ची को गोद में उठाते हुए पूछती है। आर्या, बच्ची तुतलाती आवाज़ में जवाब देती है। आरोही दोनों को बैठने का बोलकर चाय बनाने चली जाती है। आर्या पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी। अंकिता उसे बुलाती है। आर्या, आंटी को गाना सुना दो। जरा थोड़ी देर नखरे करने के बाद वो टूटे फूटे शब्दों में गाने की कोशिश करती है। आरोही को बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो आर्या का गाना रिकॉर्ड करने लगती है।
ताकि ऋषभ को भी सुना सके। कुछ देर तक बातें करने के बाद अंकिता चली जाती है। आरोही चाय के बर्तन समेटती है और फिर धुलने लगती है। रात के 10 बज गए थे। ऋषभ अभी नहीं आया था। आरोही लेटकर फोन चला रही थी। तभी उसे याद आया कि आर्या की वॉइस रिकॉर्डिंग सुना जाए। वो प्लेलिस्ट में जाकर रिकॉर्डिंग प्ले करती है और वो रिकॉर्डिंग सुनकर आरोही दंग रह जाती है। ये गलती से हुआ है या जानबूझकर, आरोही को समझ नहीं आता है। कुछ देर तो आरोही कुछ भी समझ नहीं पाती। वो फिर से रिकॉर्डिंग प्ले करती है। नहीं, वो गलत नहीं सुन रही थी। ये अभी तक घंटों पहले उसकी और माही की बात की रिकॉर्डिंग थी। वो पूरी प्लेलिस्ट चेक करती है। मसूरी से आने के बाद उसके फ़ोन की पूरी रिकॉर्डिंग थी। ये अनजाने में नहीं हो सकता था। ये जरूर ऋषभ ने उसकी बातें सुनने के लिए किया होगा। आरोही पहले तो अपनी और माही की रिकॉर्डिंग डिलीट करती है। अब उसे ऋषभ पर बहुत गुस्सा आता है। उसका शक इतना बढ़ गया है कि वो इस तरह की हरकतें करने लगा है। आरोही इंतजार करती है कि कब ऋषभ घर आए और वो उससे पूछे कि ये सब क्या है। अगर उसकी नज़र में आरोही दोषी साबित हो गई तो फिर ये रिश्ते को एक नया मौका देने का नाटक करने का क्या मतलब है। आरोही गुस्से से उबल रही थी। वो घर में इधर उधर टहल रही थी। फिर एक जगह शांति से बैठ जाती है और उसे माही की बात याद आती है कि जब तुम गलत नहीं हो तो डरो मत, उसका विश्वास जीतो। आरोही ऐसे ही कुछ देर बैठकर रोती रहती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। पहले तो ना चाहते हुए ये शादी, और जब उसने इसे ही अपनी नियति मान लिया तो उसे अपने ही पति और परिवार का विश्वास जीतना पड़ेगा। तभी डोरबेल बजती है। आरोही जल्दी से अपना चेहरा पोंछती है और दरवाजा खोलती है तो ऋषभ था। रात के 12 बज गए थे। आरोही बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके आकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो अभी कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी ऋषभ से। उसे पता था कि गुस्से में अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। ऋषभ देखता है कि आरोही सो रही है तो वो धीरे से उसका फ़ोन उठाकर चेक करने लगा था। आरोही को पता था कि ऋषभ उसका फ़ोन चेक कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप आंख बंद करके लेटी रहती है। रात में देर में सोने की वजह से ऋषभ और आरोही दोनों देर से उठते हैं। ऋषभ को देर होती है इसलिए वो बिना कुछ खाए ही निकल जाता है। आरोही अपने काम निपटाकर मम्मी से बात करती है और इस बार ज़्यादा सतर्क होकर, क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी। बात करने के बाद वो सोचती है कि क्या करे कि उसके और ऋषभ के बीच सब ठीक हो जाए और वो इस बात का यकीन कर ले कि वो भी इस शादी को निभाना चाहती है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना उसकी पसंद का कुछ बनाकर वो लंच के समय उसके ऑफिस जाकर उसे सरप्राइज़ दे। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर आरोही जल्दी जल्दी ऋषभ के पसंद के आलू के पराठे बनाने लगती है। लंच बॉक्स तैयार करके वो कपड़े बदलती है और पहले अंकिता के यहाँ जाती है, क्योंकि वो इस शहर में नई थी इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ उसे पता नहीं था। वो अंकिता से ऋषभ के ऑफिस जाने का रास्ता पूछती है और फिर निकल जाती है। वो बहुत उत्सुक थी ऋषभ के चेहरे का वो भाव देखने के लिए जब वो आरोही को वहाँ देखेगा। रास्ते में आरोही को फूलों की दुकान दिखती है। आरोही वहां से 2 लाल गुलाब खरीद लेती है। आरोही ऑफिस पहुंचती है तो ऋषभ अपने सहकर्मियों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। आरोही को वहां देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और सीधे उसे अपने केबिन में ले जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए आलू के पराठे लाई हूँ। सुबह आप बिना खाए ही निकल गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज़ दूँ और ये भी आपके लिए। कहते हुए उसने गुलाब के फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए। ऋषभ जाने क्यों गुस्से से तिलमिला उठा और उसने फूल उठाकर फेंक दिए। ये सब क्या नाटक है? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता? ऐसे ही मेरे पीठ पीछे निकल जाती होगी घूमने फिरने। किसके साथ जाती हो बाहर? आरोही तो उसकी बात सुनकर बिल्कुल सदमे में आ जाती है। अपने आंसुओं को रोकते हुए वो तुरंत बाहर निकल जाती है। ऋषभ उसके पीछे आता है और उसे रोक लेता है। ऑफिस की गाड़ी से उसे घर छुड़वाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारे आलू के पराठों से मैं पिघल गया हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आरोही रास्ते भर किसी तरह खुद को रोक कर रखती है और घर पहुँचते ही वो दरवाज़ा बंद करके जोर जोर से रोने लगती है। किसी भी लड़की के लिए उसके चरित्र पर उंगली उठाना उसका अपमान है, उसके स्वाभिमान पर चोट है। फिर अगर ये हरकत उसके पति ने की हो तो स्त्री के मन पर जो बीतती है वो पीड़ा कहना अत्यंत कठिन है। आरोही पूरे दिन रोती रहती है। शाम को अंकिता उसके घर आती है, ये जानने कि ऋषभ का उसको वहाँ देखकर क्या रिएक्शन था।
आरोही भला क्या बताती? अगर सच कह देती तो अंकिता को उसके रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती, जो कि वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए वो झूठ बोलती है कि वो बहुत खुश हो गए। उन्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। आरोही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आरोही का चेहरा देखकर अंकिता पूछती है। हाँ, मुझे क्या होगा? आरोही बिना अंकिता की तरफ देखते हुए बोलती है और फिर आर्या के साथ खेलने का नाटक करने लगती है। अंकिता समझ जाती है कि आरोही कुछ छुपा रही है, इसलिए एक बार और बोलती है कि आरोही, कोई परेशानी हो तो तुम चाहे तो मुझसे अपनी बात कह सकती हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी सोकर उठी हूँ ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। फिर आरोही चाय बनाने के बहाने किचन में चली जाती है और अपना मुंह दबाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद अंकिता वहीं रहती है और आरोही के मन की बात जानने की कोशिश करती है, लेकिन आरोही बात टाल देती है। रात में लेटे लेटे आरोही के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे भी जानना चाहिए, आखिर उसकी सास और नंद उसके खिलाफ ऐसा क्या बोलती रहती हैं कि ऋषभ इतना ज़्यादा बदलता जा रहा है। शादी से पहले कितना अलग था उसका व्यवहार, पता नहीं वो ऋषभ असली था या ये जो अब मेरे सामने है, जिसे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं कि वो उसे कितना चोट पहुंचा रहा है। खैर, आरोही भी मन बना लेती है कि अब वो भी ऋषभ के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी और मौका मिलते ही सुनेगी आखिर क्या खिचड़ी पक रही है उसके पीछे। वो जानती थी अपना फ़ोन चेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो आरोही को इतना बेवकूफ़ समझता है कि वो अपना फ़ोन नहीं देखेगी, तो उसे ये शक तो हो ही नहीं सकता कि आरोही उसके साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है। ऑफिस से आने के बाद जब ऋषभ फ्रेश होने जाता है तो आरोही जल्दी से उसका फ़ोन लेकर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। अब पता चलेगा कि मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही। यहाँ मैं हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों को तो खेल खेलने हैं। तो ठीक है, मैं भी अब मैदान में उतर गई हूँ। अब ये सिलसिला शुरू हो गया था। ऋषभ जब ऑफिस से आकर फ्रेश होता या सुबह नहाने जाता, उस समय में आरोही रिकॉर्डिंग सुनकर डिलीट करती। वैसे ये उसके लिए ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि बहुत कम समय होने के कारण और इस सब के दिन भर के ऑफिशियल कॉल में से उस एक कॉल को ढूंढना और सुनकर फिर डिलीट करना आरोही के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। कई बार तो बिना सुने ही वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती थी। हाँ, लेकिन इससे उसे ये तो समझ आ गया था कि उसकी सास और नंद ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे। वो ये समझ गई थी कि ये सब उसे जिंदगी भर सहन करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम तब तक तो जब तक ईसा की शादी नहीं हो जाती। आरोही अब परिस्थितियों से लड़ नहीं रही थी, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दे रही थी। एक दिन आरोही खाली बैठी थी तो सोचा कि क्यों ना पूरे घर की सफाई कर डालूं। वैसे भी ऋषभ ने घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रखी थी, लेकिन आरोही के आने के बाद बाकी सब तो ठीक था। लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ऋषभ ने उठाकर स्टोर रूम में भर दिया था। आरोही सोचती है कि लाओ स्टोर रूम से ही शुरुआत करते हैं, और जो चीज़ काम की नहीं है उसे रखने का क्या फ़ायदा। कमरा वाकई बहुत गंदा था। ऋषभ ने अपने पुराने कॉलेज के समय के कपड़े भी रखे थे, जो कि अब काम के नहीं थे, जिनमें वो फिट भी नहीं आता। अब आरोही बिना काम की चीज़ों का एक गट्ठर बनाकर अलग रखती जाती है। कमरे की सफाई के बाद आरोही की कोने में पड़ी एक अलमारी पर नज़र पड़ती है। वो अलमारी खोलती है तो उसमें भी काफ़ी सामान भरा रहता है। आरोही सर पकड़ लेती है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है। सफाई करते समय ऊपर से उसके सर पर एक फाइल गिर जाती है। आरोही सर सहलाते हुए फाइल उठाती है। उसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं। ये किसकी और किस चीज़ की रिपोर्ट हैं? आरोही नाम पढ़ती है। ये कौन है? आरोही को कुछ समझ नहीं आता है। वो फाइल किनारे रखकर अब अलमारी का सारा सामान निकाल कर देखने लगती है, और उसे जो मिलता है उसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।